Dear students of class 8, I am starting your new chapter number 11, force and pressure. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे और साथ में आपका हो जाएगा प्रेशर। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स क्या होती है? अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अ पुश और अ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ ड्रॉर वन हैज़ टू पुल इट एंड टू क्लोज द ड्रॉर वन हैज़ टू पुश इट। आप ड्रॉर ओपन करो और फिर ड्रॉर को क्लोज करो। ड्रॉर ओपन करते हो तो अपनी तरफ पुल करते हो, उसे अपनी तरफ लेकर आते हो, और जब उसे बंद करते हो तो अपने से दूर करते हो, ठीक है। तो पुल टू ओपन में होता है और पुश टू क्लोज में होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में फोर्स लगती है, ठीक है। फोर्स जो लगती है वो कंडीशन बदल जाती है कि टुवर्ड्स यू और अगेंस्ट यू, ठीक है। तो दिस इज पुल और पुश, तो दिस पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। सिमिलरली, टू किक अ बॉल वन हैज़ टू पुश इट, दैट इज फोर्स इज अप्लाइड। आप बॉल को किक करते हो अपने फीट की हेल्प से, अपनी लेग की हेल्प से, तो बॉल को किक करते हो तो बॉल किक करने पर कहाँ जाती है? आपसे दूर जाती है ना, तो आप उसे पुश कर रहे हो, तो यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल। इसी तरह से आप बाइसिकल चलाते हो, टू राइड अ बाइसिकल वन हैज़ टू पुश द पैडल, तो पैडल को पुश करना होता है। इन दिस कंडीशन फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल पुशिंग द पैडल। तो इस तरह से बाय पुशिंग एंड पुलिंग वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो स्लाइड के अंदर जो फोटोज बनी हुई हैं, पैडलिंग का बाइसिकल करते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है। आप बाइसिकल के जब पैडल्स को पुश करते हो, ठीक है, तो आपके पैडल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे ही पैडल मूव करके वापस आपके पास आता है, आप फिर उसे पुश करते हो। मतलब टू पुश द थिंग मीन्स टू जो फोर्स लगा रहे हो उससे वो ऑब्जेक्ट तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है। जैसे पुशिंग अ बॉक्स, एक लड़के को दिखाया हुआ है, वो बॉल को पुश कर रहा है, सॉरी बॉक्स को पुश कर रहा है, अपने से दूर लेके जा रहा है। पुलिंग अ बॉक्स, एक आदमी जो है वो रस्सी की हेल्प से बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो पुलिंग अ बॉक्स। तो इस स्लाइड में फोटो की हेल्प से आप देख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय पुशिंग और पुलिंग एंड हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुलिंग और पुशिंग। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the motion of an object. तो इस तरह से जब आप किसी चीज़ को उठाते हो, पिक करते हो, ओपन करते हो, शट क्लोज करते हो, किक करते हो, हिट करते हो, लिफ्ट अप करते हो, उठाते हो, पुश करते हो, पुल करते हो, तो ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसमें कोई ना कोई चेंज क्रिएट होता है, उसकी पोजीशन में चेंज क्रिएट होता है, उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, उस बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है। तो दैट ऑल दीज एक्शंस आर शोइंग दैट यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सम मोशन इज हैपन्ड इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन किसकी वजह से आया? तुम्हारे फोर्स लगाने की वजह से आया, और फोर्स तुमने अलग अलग तरीके से लगाई, ठीक है। एक्टिविटी टू इन आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्शंस एज ए पुश और पुल। आपने बताना है पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, क्या हो रहा है, लिफ्ट अप हो रहा है, पिक हो रहा है, हिट हो रहा है, आपने एक्शन बताना है, ठीक है। और कॉमन एक्शन भी बताना है, जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर आपकी एक बुक रखी हुई थी, आपने उस बुक को मूव कराया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, पुश और पुल। तो आपने इस एक्टिविटी को एक तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है, जो आपके पेज नंबर 128 पे दे रखी है इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो मेरे पास आपने सेंड कर देनी है, ठीक है।
It is clear from the activity that each action can be grouped as a push or a pull. तो इस तरह से कोई भी एक्टिविटी जब भी होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लिफ्ट अप हो, शटिंग हो, पुलिंग हो, पिकिंग हो, ठीक है, वो पुश और पुल की कॉमन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है. इट कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और पुल. ठीक है, कोई चीज़ आपकी तरफ आएगी तो पुल है, आपसे दूर जाएगी तो पुश है. तो इस तरह से जब भी आप कोई फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ द फोर्स के बीच में इंटरेक्शन होती है. मतलब दोनों चीज़ों का जो फोर्स लगा रही है चीज़ और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, उन दोनों के बीच में आपस में कांटेक्ट होना, इंटरेक्शन होना मस्ट है. ठीक है, आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचोगे तो फोर्स लगाओगे, तो उस ऑब्जेक्ट को अपने हैंड्स वगैरह से, किसी भी चीज़ से आप उसे कांटेक्ट में लेके आओगे. पुश करोगे तो भी, पुल करोगे तो भी, लिफ्ट अप करोगे तो भी, किक करोगे तो भी. तो there should be an interaction between the object and the source of the force. You are the source of the force which is applying the force. The interaction between these two objects is necessary. If there is no interaction between the two objects, effect of force cannot be seen. अब अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स को सीन करना मुश्किल है. ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपकी फोर्स अप्लाई होती है, देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, द सोर्स ऑफ द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. अब देखो ये एग्जांपल देके आपको बता रहे हैं. फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द कार एंड द पर्सन, the car does not move. Suppose the man now begins to push the car. That is, he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the force applied. Note that the man has to push the car to make the car move. देखो, एक आदमी जो है वो एक रुकी हुई कार, एक स्टेशनरी कार जो मूव नहीं कर रही है, उसके पीछे खड़ा है. एक पर्सन तो गाड़ी के अंदर बैठा है क्योंकि कार स्टार्टअप नहीं हो पा रही, किसी वजह से चल नहीं पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो दूसरा पर्सन जो है वो कार के पीछे खड़ा है. अब जब तक वो खड़ा है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा ना वो कार के ऊपर, तो कार मूव नहीं कर रही. ठीक है, क्योंकि कार के इंजन में कोई खराबी आ गई है. अब जब दूसरी फोटो में देखो, उस आदमी ने उस कार के ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी, उसे पुश करना शुरू कर दिया, अपने से दूर करना. जब वो कार को अपने से दूर करेगा तभी तो कार मूव करेगी ना. ठीक है, तो उसने पुश करना शुरू कर दिया बाय अप्लाइंग द फोर्स बाय द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स. तो कार ने मूव करना शुरू कर दिया. तो फर्स्ट फोटो में कोई इंटरेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन दूसरे फोटो में दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुई है, तभी कार मूव की है. तो देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन द source of the force and the object on which the force is being applied. तो source of force कौन है? वो आदमी जो हैंड्स की हेल्प से फोर्स लगा रहा है. और कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रही है? वो कार है. तो दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स अप्लाई होगी, तभी इफेक्ट ऑफ फोर्स अपीयर होगा. फिगर shows 3 situations that may be familiar to you. In figure A, both the girls appear to push each other, while the pair of girls in figure B are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure C appear to pull each other. The girls in 2 situations shown here are applying force. From these examples, we can infer that at least 2 objects must interact for a force to come into action. देखो, अब इसमें 3 फोटोज दिखाई हुई हैं. पहली फोटो में लड़कियां दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं. फिगर बी में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं. तीसरी फोटो में फिर एक काऊ है और एक मैन है जो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं.
तो इस तरह से हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट ऑफ फोर्स नज़र आता है हमें। ठीक है, तो इन केस ए, इन फिगर ए, गर्ल्स आर पुशिंग ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रही हैं। बी में एक दूसरे को पुल कर रही हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरे में भी एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स जब इंटरेक्शन में होते हैं तो दे अप्लाई फोर्स इन ईच अदर एंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन बी सीन। Exploring forces. Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. The team that pulls the rope harder, that is, apply a larger force, finally win the game. टग ऑफ वार में क्या होता है, एक रोप होती है, एक साइड कुछ बच्चे होते हैं, दूसरी साइड भी कुछ बच्चे होते हैं। दोनों साइड के बच्चे रस्सी को, रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पुल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो या तो क्या होता है, रस्सी मूव नहीं करती, ठीक है, या फिर रस्सी एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है जो ज़्यादा हार्डर फोर्स लगाते हैं, रोप उनकी डायरेक्शन में मूव कर जाती है और दूसरे वाले हार जाते हैं। तो जिसकी तरफ रस्सी मूव करेगी, रस्सी अपनी तरफ खींच लेंगे, वो टीम जीत जाएगी। दैट इज टग ऑफ वार। तो इस तरह से दे आर पुलिंग द रोप इन देयर डायरेक्शन। द टीम विच अप्लाई मोर फोर्स, ठीक है, और अप्लाई द फोर्स इन ए हार्डर वे विन्स द गेम। इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स बाय अ सिंगल पर्सन, but two or more person can collectively push the same heavy object easily. This is because when more than one person try to push the object, strength of the forces applied by each person summed up and applied over the object, and the object pushed easily due to greater strength of the force. देखो, जब एक हैवी ऑब्जेक्ट को एक ही पर्सन पुश करता है, ठीक है, फोर्स लगाता है, तो कई बार उसको पुश करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर दो पर्सन इकट्ठे लग जाएं उसको पुश करने में, तो उनकी फोर्स जो होती है वो सम अप हो जाती है, एड अप हो जाती है। ठीक है, दोनों फोर्स अपनी अपनी फोर्स जो होती हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लगा देते हैं और बॉडी मूव कर जाती है, क्योंकि उनकी फोर्स जो होती है दे गेट सम अप, कलेक्टिव फोर्स हो जाती है, एड अप फोर्स हो जाती है, जिससे वो हैवी ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर जाता है। Next, push the same object but ask your friend to push it from opposite direction. Thus, when two forces are applied on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अभी मैंने क्या बोला था कि दो पर्सन हैं जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉक्स को इजीली मूव कर लेंगे क्योंकि उनकी फोर्सेस एड अप हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। ठीक है, वो उनका हो गया नेट फोर्स जो एड अप होके आएगी। लेकिन अब इस फिगर में क्या है, इस फिगर में उल्टा है, एक पर्सन एक डायरेक्शन में है तो दूसरा पर्सन दूसरी डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब दोनों ही पर्सन सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू पुश द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, जो नेट फोर्स होगी वो उनका सम अप ना होकर उनका डिफरेंस हो जाएगा। मतलब बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगी, उनका डिफरेंस जो होगा नेट फोर्स हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो इस केस में, उस केस में तो सम होके जो फोर्स आई दैट इज देयर नेट फोर्स। जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो देयर नेट फोर्स इज देयर सम अप और बॉडी इजीली मूव कर जाएगी क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं टू पुश द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। बट इसमें फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रही है, जिससे जो नेट फोर्स होगी वो उनका डिफरेंस होगी, बिकॉज दे आर अप्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं दोनों। इसी तरह से जब टग ऑफ वार होती है
ठीक है। अगर दोनों टीम्स इक्वली फोर्स लगाएंगी, इक्वली हार्ड फोर्स लगाएंगी रोप के ऊपर, तो रोप मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो टग ऑफ वार में इफ बोथ द टीम्स अप्लाई इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन द रोप डज नॉट मूव। लेकिन अगर कोई एक टीम ज़्यादा फोर्स लगा लेगी तो उनका जो डिफरेंस होगा वो उनकी नेट फोर्स हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में हार्डर फोर्स लगी है वो रोप को पुल कर लेंगे और वो टीम जीत जाएगी। Thus a force can be larger or smaller than the other one. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. The effect of a force depends on its magnitude and the direction in which it acts. Force is measured in Newton. देखो एक फोर्स जो है वो लार्जर और स्मॉलर दोनों हो सकती हैं। जैसे अगर एक फोर्स की स्ट्रेंथ कम है और दूसरे फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया टग ऑफ वार में एक टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है, दूसरी टीम कम फोर्स लगा रही है, तो जो टीम ज़्यादा हार्डर फोर्स लगाएगी रोप उसी डायरेक्शन में पुल हो जाएगी और वो टीम जीत जाएगी, ठीक है। या फिर एक बॉक्स के ऊपर दो पर्सन ने फोर्स लगाई, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स उनका डिफरेंस है, लेकिन बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई है, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है इट इज़ यूजली मेजर्ड इन मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लगी है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगी है। फोर्स को हम मेज़र करते हैं इन न्यूटन, ठीक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। Now your lecture is over and you have to prepare it with written practice, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay.